हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 15 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। ऑडियो सेक्शन आप लोगों के क्विक रिविजन के लिए अवेलेबल है, साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है जिसके रिस्पॉन्स आप लोगों के द्वारा अच्छे भी आ रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में हिंदी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 14 सितंबर को। ध्यान दीजिए, भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को। आपसे यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड हिंदी डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि विश्व स्तर पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। तो देखिए, जो हिंदी दिवस है इसे मनाए जाने की शुरुआत 14 सितंबर 1953 से की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और जो हिंदी है ये दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है, इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 8 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 12 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं जेन फ्रेजर। और मैंने कहा भी है, जहाँ कहीं भी पहला टर्म जुड़ा हो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो जेन फ्रेजर ये बन गई हैं सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ। यदि हम बात करें सिटी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1812 में और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ है इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूयॉर्क है ये विश्व का सबसे धनी शहर भी है। अब देखिए, यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं पहली महिला से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो लीसा कैम्पबेल है ये भी हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि CSA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यदि हम बात करें क्लेयर कोनोर की, तो ये MCC यानी कि मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब, इसके 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। जबकि क्रिस्टीना कोच के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये है नासा की साइंटिस्ट। और जो क्रिस्टीना कोच है ये सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। और कितने दिन तक ये स्पेस में रही थी? कुल 328 दिन। लास्ट वीडियो में शायद गलती से मैंने 288 बताया था, लेकिन इनका रिकॉर्ड है 328 दिन तक स्पेस में रहने का। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक अभी भी ओपन है। और जिन लोगों ने परचेस कर रखा है और उन्हें पीडीएफ नहीं मिली है, हालांकि सभी लोगों को भेजी जा रही है, जिन्हें नहीं मिली है तो आप लोगों को जो मेल ID दिख रही है आप इसमें पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो आप लोगों को चैनल के द्वारा ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए, सबसे पहले हम एकदम बेसिक समझ लेते हैं, एक साल में कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो ये होते हैं कुल 4 ग्रैंड स्लैम। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन सबसे लास्ट में होता है। इसका सीक्वेंस भी यही है। और देखिए, इन चारों ग्रैंड स्लैम में जो सबसे पुराना है ये है विंबलडन ओपन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि 4 ग्रैंड स्लैम तो होते हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये संपन्न हो चुका है जनवरी में ही। इसके बाद कोविड-19 के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये दोनों नहीं हो पाए थे। और अब जो लास्ट का ग्रैंड स्लैम है US ओपन ये संपन्न हुआ है और इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये जीत लिया है डोमिनिक थिएम ने। और डोमिनिक थिएम इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवरोव को। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डोमिनिक थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम भी है।
और ये एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं जिन्होंने जीत लिया है 2020 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल का टाइटल। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी मैंने बताया है कि 4 ग्रैंड स्लैम में केवल 2 ही ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। तो यूएस ओपन ये तो जीता है डोमिनिक ने, जबकि जो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम हुआ था जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान से। और इन्होंने फाइनल में हराया किसे है? विक्टोरिया अजारेंका को, जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से। और जो नाओमी ओसाका है ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। तो ये रही हैं वुमेन सिंगल की विनर, और मेन सिंगल के विनर ये रहे हैं डोमिनिक थिएम। जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 ही ग्रैंड स्लैम हो पाए हैं। तो यूएस ओपन ये तो जीता है नाओमी ओसाका ने। जनवरी में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था सोफिया कैनिन ने। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और यूएस ओपन है ये दोनों ही खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, जबकि जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, और फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के मैदान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं वॉल्टरी बोटास, ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जबकि तीसरे स्थान पर रहे हैं एलेक्जेंडर एल्बोन, ये बिलोंग करते हैं थाईलैंड से और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो टॉप 3 मैंने आप लोगों को बता दी है। तो विनर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। तो देखिए जो लुइस हैमिल्टन है इस साल की इनकी ये 6वीं ग्रैंड प्रिक्स है। इससे पहले 5 कौन कौन सी रही हैं? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटेन, स्टायरियन और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, और अब 6वीं ग्रैंड प्रिक्स टस्कन ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, ये जो फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स रही इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था इटली के मुगेलो सर्किट में। तो आप मैप में देख सकते हैं इटली की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इटली की कैपिटल क्या है? तो ये है रोम, और रोम में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इटली की गंगा ये किस नदी को कहते हैं? तो ये कहलाती है पो नदी। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। इतने दिनों से मैं आप लोगों को यूरोप महाद्वीप की लोकेशन दिखा रही हूँ, तो ये आप लोगों को धीरे धीरे याद भी हो गया होगा। यूरोप महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदियों में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये है वोल्गा रिवर। इटली के आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी। इटली के जस्ट इधर में है फ्रांस, ऊपर में है ब्रिटेन। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद या इसे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुभाष कामत। और जो सुभाष कामत है इन्होंने स्थान लिया है रोहित गुप्ता का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञापन मानक परिषद के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो मुंबई है ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। साथ ही प्रमुख संस्थाएं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में ही। तो सुभाष कामत ये बने हैं विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अनिल जैन है ये बनाए गए हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। जबकि जो परेश रावल हैं, परेश रावल ये भी हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। रघुवंश प्रसाद सिंह इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे और ये आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल इसके दिग्गज नेता थे। और अभी तो 17वीं लोकसभा चल रही है। जब 15वीं लोकसभा चल रही थी
तो उसके ये मेंबर थे और बिहार के वैशाली से इनका निर्वाचन क्षेत्र था। और अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री ये है नीतीश कुमार। राज्यपाल तो ये हैं फागू सिंह चौहान। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 39, राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 16। इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी स्थित है बिहार में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो बिहार की एक योजना है जिसका नाम है हर घर निश्चय योजना। और इस योजना का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, G20 समिट में इंडिया की तरफ से बिहार की इस योजना को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा की शुरुआत ये कहाँ हुई है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। और ऐसा करने वाला यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये स्थित है दिल्ली में। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। एलजी तो ये है अनिल बैजल। दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में ही स्थित है। साथ ही भारत की पहली ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही स्थापित की गई है। अब देखिए यहाँ पास भारत के पहले एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो आप सभी ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। स्टार्ट करें यदि हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो देखिए भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही। सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब कि ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, या इसे आप कह सकते हैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्टैक्टलेस यानी कि संपर्क रहित कार पार्किंग की सुविधा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये बना है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यदि हम बात करें कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि स्थित है बेंगलोर में, इसे भी हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला था। यदि हम बात करें कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि स्थित है केरल में, तो ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश ये कौन बना है, तो ये चौथा अरब देश अभी हाल ही में बन गया है बहरीन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल और यूएई इन दोनों ही देशों के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म हुई है। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश यदि पूछा जाए तो ये यूएई है। ओवरऑल ये तीसरा अरब देश है। तो इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला अरब देश है मिस्र, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा भी हाल ही में बना है यूएई, और अब चौथा बन गया है बहरीन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बहरीन के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। बहरीन की कैपिटल तो ये है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत के जो पीयूष श्रीवास्तव हैं जो कि 1998 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में बहरीन में भारत के अगले राजदूत यानी कि अम्बेसडर के रूप में कर दी गई है। बहरीन के आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी। तो ये आसपास की लोकेशन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता 2+2 इसका आयोजन किया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो 2+2 वार्ता है ये भारत की किन किन देशों के साथ होती है, तो ये होती है क्वाड देशों के साथ। अब क्वाड देशों का डिस्कशन आए तो आप समझ लेना क्वाड मतलब कि कुल 4 देश इसका हिस्सा हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, यही कहलाते हैं क्वाड कंट्रीज़। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। 2+2 वार्ता मतलब कि भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, और जिस देश के साथ हो रहा है यानी कि जैसे अमेरिका के साथ हो रहा है तो अमेरिका से भी दो लोग एक पक्ष से, 2 लोग दूसरे पक्ष से, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस 2+2 वार्ता में। और
ये जो वार्ता आयोजित की गई ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। और इस वार्ता में क्या डिस्कशन किया गया है, तो फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति और जो डिफेंस सेक्टर है इसके डेवलपमेंट के बारे में इस वार्ता में चर्चा की गई है भारत और अमेरिका के बीच। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यूएस की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और इसी वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का। करेंसी क्या है, तो ये है यूएस डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने एशिया की, यूरोप की और अफ्रीका की सभी इंपॉर्टेंट रिवर को कवर कर लिया है। हम लोगों ने कल अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर को कवर किया था, उन्हीं का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें नील नदी से, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये विश्व की सबसे लंबी रिवर है जिसकी लंबाई है कुल 6690 किलोमीटर लगभग। और ये निकलती कहाँ है, तो ये निकलती तो है लेक ऑफ विक्टोरिया से, और जब लेक ऑफ विक्टोरिया से निकलती है तब ये कहलाती है वाइट नील यानी कि श्वेत नील। ये इथियोपिया वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो इथियोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से निकलती है ब्लू नील। और ये जो वाइट नील और ब्लू नील आगे जाकर के जब सूडान वाले एरिया में मिलते हैं तब जाकर के ये कहलाते हैं नील नदी, और आगे ये जाकर के भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, इसे आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। लेक ऑफ विक्टोरिया से ये निकल रही है वाइट नील, आगे जाकर के इथियोपिया वाले एरिया में ब्लू नील के साथ मिलती है, तब जाकर के ये कहला रही है नील रिवर, और लास्ट में ये मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जा रही है। फिर अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है कांगो रिवर, या इसे आप कह सकते हैं जायरे रिवर, और ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। और इसकी क्या खास बात है, तो ये भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, एक बार ये ऊपर जा रही है फिर रिटर्न आ जाती है। इस प्रकार ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर की आप लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ से निकल रही है, दक्षिण अफ्रीका की बॉर्डर से निकल रही है और लास्ट में जाकर के इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में आकर के मिल जा रही है। अच्छा, लिम्पोपो रिवर की क्या खासियत है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। अभी मैंने बताया था इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है, कांगो यानी कि जायरे रिवर। और जब मैंने आप लोगों को एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बताया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है माहे रिवर, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर माहे रिवर, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर लिम्पोपो रिवर, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर ये है जायरे यानी कि कांगो रिवर। ये तीनों ही आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है नाइजर रिवर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है नाइजर रिवर की लोकेशन, जो कि पश्चिमी अफ्रीका से निकल रही है और कहाँ आकर के मिल जा रही है, गल्फ ऑफ गिनी में। और इस नदी की क्या खासियत है, तो नाइजर रिवर को ऑयल रिवर यानी कि तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह निकल रही है पश्चिमी जाम्बिया से, और कहाँ आकर के मिल जा रही है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। और इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, नाम आप लोगों ने सुना होगा। और इसी नदी पर स्थित है करीबा बांध। जो करीबा बांध है जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है, ये इसी रिवर पर स्थित है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आप नज़रों में याद रख सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज रिवर हो गई, सेनेगल रिवर हो गई, वोल्टा रिवर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वोल्टा रिवर यदि पूछा जाए तो ये है अफ्रीका में, लेकिन यदि वोल्गा पूछा जाए तो वो है यूरोप की सबसे लंबी रिवर। फिर है बेन्यू रिवर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब चाहें रिवाइज कर सकें। तो आज से अफ्रीका महाद्वीप की सभी इंपॉर्टेंट रिवर कंप्लीट होती है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना डिक्लेयर किया गया, राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जमैका में भारत का अगला हाई कमीशन ये किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया करिए और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी किया करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।